क्या चुनाव हरियाणा में रहेगा? क्या किसका चुनाव उठा, किसका गिरा? क्या कुछ पत्ते समीकरण क्या कुछ बदले? एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे कोई सवाल पूछा बीजेपी को लेके, तो उन्होंने कहा तन्ने क्यों बताऊं। तो मैं भी तब जवान था, तो मेरे मुंह से निकला फिर उन्हें डोके लेना आए हैं भाई, सवालों के जवाब ही नहीं देने तो अब क्या करना है। वो हालांकि वो राजेंद्र जीत ने इंटरव्यू नहीं दिया, उनका एक ही सवाल से उनको दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर सवाल मत पूछना। तो मैंने कहा कि तो ये तो मेरा कोर एरिया रूरल क्राइसिस में कवर करता हूँ, ग्रामीण संकट, अगर मैं किसानों के ऊपर सवाल नहीं पूछूंगा, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो है वो एक हद तक शहरी है। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आज हमारे साथ धर्मेंद्र कंवारी हैं और हरियाणा में 6th फेज में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज शाम 5 बजे लग चुका है और हम भी ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये लगने के बाद ही बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक हिसाब से मोटा मोटा जिसने जो तोप तीर तलवार चलाने थे सब चला लिए गए हैं और एक हिसाब आ गया होगा, ओवरव्यू आ गया होगा। इसलिए हमें लगा कि धर्मेंद्र जी से बात किया जाए, एक एनालिसिस किया जाए कि 10 सीटों पर क्या चुनाव हरियाणा में रहेगा, क्या किसका चुनाव उठा, किसका गिरा, क्या कुछ पत्ते समीकरण क्या कुछ बदले। धर्मेंद्र जी, शुरुआत करते हैं हरियाणा की फरीदाबाद सीट से। जी। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप का नाम आया, एकदम से सीट मुकाबले में आ गई। उसके बाद मैं उस सीट पे गया, मैंने महेंद्र प्रताप का भी इंटरव्यू किया और कृष्णपाल गुर्जर का भी। आपने ऑलमोस्ट आप हर सीट पे गए, मैं देख रहा था। बस मैं यूँ था कि मैं थोड़े से दिन पहले घुमाया, आप इलेक्शन के बीच में गए हैं। तो क्या आपका आकलन कह रहा, आप लगातार नज़र बनाए हुए थे? देखिए, जब मैं फरीदाबाद गया तो मुझे ये लगा था कि इस सीट पे कौन हराएगा बीजेपी को। लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हुई और उसके बाद मैं जब फरीदाबाद गया तो मुझे लगा कि कृष्णपाल जी को हराना बहुत आसान है। क्योंकि वहाँ जहाँ एक जगह मैं चाय पी रहा था तो उस चाय वाले ने बड़ी रोचक सी बात मुझे कही। बोले जी, यहाँ से आप है ना पत्थर भी कहीं मारोगे तो वो कृष्णपाल गुर्जर जी के प्लॉट में जाके गिरेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा और जानने के लिए बहुत जगह पे बहुत साथियों से मिला तो बताया कि कृष्णपाल गुर्जर जी के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने इन 10 सालों में बेशुमार संपत्तियां बनाई हैं फरीदाबाद में। और संपत्तियां तो सारे नेता ही बनाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनाता, लेकिन ये बात डिलीवर करके आम आदमी के घर तक पहुंच गई, एक चाय वाले तक पहुंच गई है। नेता नहीं, लीडर नहीं, डीलर। हाँ, ये मैंने सवाल भी किया था। हाँ, लीडर नहीं, डीलर। हाँ। तो मुझे लगता है कि उसी दिन से उनका पतन होना शुरू हो गया था। दूसरा, एरोगेंसी। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे कोई सवाल पूछा बीजेपी को लेके, तो उन्होंने कहा तन्ने क्यों बताऊं। तो मैं भी तब जवान था, तो मेरे मुंह से निकला फिर उन्हें डोके लेना आए हैं भाई, सवालों के जवाब ही नहीं देने तो अब क्या करना है। वो हालांकि वो होटोक हुई, लेकिन कृष्णपाल जी का जो अहंकार है उनके चेहरे से भी दिखता है कि बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हैं। और अहंकार का एक दिन है ना अपनी कमियां खामियों की वजह से पतन निश्चित होता है। एनीवे, फरीदाबाद में बीजेपी बहुत मजबूत थी। कृष्णपाल गुर्जर जी की जगह किसी और को टिकट दी होती तो इशू ही खड़े नहीं होने होते। एक जीती हुई सीट को आपने कृष्णपाल गुर्जर जी को देके फंसा दिया है। और एक कहावत है, गुर्जर की गाय और अहीर की राय लौट के शाम को घर आती है। तो वहाँ गुर्जर की जो गाय हैं वो 2 आंगनों में अब उसको चॉइस है, वो महेंद्र प्रताप जी के आंगन में बंधेगी या फिर कृष्णपाल जी के बंधेगी। लेकिन फिलहाल मुझे वो महेंद्र जी के जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप नास्तिक आदमी हो, थोड़ा सा भगवान में आपका कम भरोसा है, लेकिन मेरा बहुत है। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी बड़ा रोल प्ले कर रही है। जो आदमी टिकट ही नहीं मांग रहा था उसको टिकट भी मिली और वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो कुछ ना कुछ वहाँ मुझे लग रहा है फरीदाबाद में बड़ा उलटफेर होने वाला है। मैंने भी उस चुनाव को देखा, जैसे एनआईटी के जो कॉलोनियाँ हैं उनमें भी घूमा। सीवर की बहुत दिक्कत है, सीवेज की। तो जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन के कारण मेरे को दिखा कि कॉलोनियों में एक विरोध। फरीदाबाद और गुड़गांव, वो कहावत है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। मुझे लगता है कि वहाँ के पॉलिटिशियन ने लोगों को ठगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उसके अलावा तो हमारे ये शहर ज्यादा बेटर है, हिसार, रोहतक, करनाल, ये उससे ज्यादा अच्छे शहर लिवेबिलिटी के मामले में ज्यादा बेहतर है। गुड़गांव में राजा साहब का किला, रामपुरा हाउस, और उसमें फिर राजबब्बर, समाजवादी राजबब्बर आते हैं और उन्होंने नुक्ता भी वही लिया कि आपको ऐसा आदमी चाहिए जिससे आप हर रोज मिल सको, राज यहीं से चलाए, या फिर एक ऐसा राजा चाहिए जो आपसे मिले ही ना। तो एक समाजवादी वर्सेस एक
फ्यूडल सामंती एक चुनाव बनाने की कोशिश हुई। मैं गया, हालांकि राव इंद्रजीत ने इंटरव्यू नहीं दिया, उनका एक ही सवाल से उनको दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पर सवाल मत पूछना। तो मैंने कहा कि तो ये तो मेरा कोर एरिया रूरल क्राइसिस में कवर करता हूँ, ग्रामीण संकट, अगर मैं किसानों के ऊपर सवाल नहीं पूछूंगा, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो है वो एक हद तक शहरी है, गुड़गांव, उसके बाद तो सारी ग्रामीण। हाँ, भर लेते, पूछ लेते, लेकिन हाँ, और उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, और राज बब्बर ने इंटरव्यू दिया। राज बब्बर ने काफ़ी लंबा इंटरव्यू दिया, और लग रहा था कि थोड़े मतलब गुड़गांव शहर को लेकर ज़्यादा आश्वस्त है। उनको लग रहा है कि जो शहरी वोट है वो मुझे पड़ जाएंगी, मेवात से मुझे एक बड़ा चंक आएगा। और अहिरवाल में उन्होंने मतलब ऑफ द कैमरा मेरे को कहा कि मैं अहिरवाल में, रेवाड़ी में भी नॉन यादव वोट्स में बड़ा हाथ मैं मार रहा हूँ। ये जो एक्चुअली में गुड़गांव की सीट है वो करनाल से भी ज़्यादा सेफ सीट मानी जा रही थी। हाँ, लेकिन जो राव इंद्रजीत जी का जो राजा वाले ठाट बाट है ना, आप पब्लिक के नेता हैं तो आपको पब्लिक में रहना ही पड़ेगा, सीधी सिंपल बात है। लेकिन वो हमेशा ऐसी पार्टियों में रहे हैं, जिस पार्टी की वेव होती है वो उसी में रहते हैं, वेव पे सवार होकर वो जीतते हैं। तो इसलिए बीजेपी में जिस दिन बीजेपी की हवा खराब होगी, चौधरी धर्मवीर सिंह और राव इंद्रजीत जी सबसे पहले व्यक्ति होंगे उस हवा को भापने में। मतलब मौसम वैज्ञानिक जब भी हवा के खिलाफ ये गए हैं, इन चुनाव में इनको हार मिली है। सुधा यादव से बिल्कुल याद है मुझे। लेकिन गुड़गांव का चुनाव देखो, इससे बड़ी एरोगेंसी आप चुनाव में क्या दिखाओगे कि मेवातियों तुम मुझे तो मैं वैसे भी जाऊंगा, लेकिन तुम वोट दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, तुम्हारी भी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। एहसान थोड़ी कर रहे हैं लोकतंत्र पे किसी पे, तो वो जो चीज़ें मूव कर रही हैं वहाँ पे। और BCA में पहली बार टिकट मिली है, शायद पूरे हरियाणा में पहली बार BCA में। इससे पहले एक जयनारायण वर्मा जी BCA के कैंडिडेट लड़े हैं, दूसरे ये हैं। तो वो एक बड़ा सेगमेंट है। और पिछले काफ़ी समय से जो रघु यादव जी ने जो अलग जगाई थी वहाँ पे राव बनाम यादव रहने की, वो मूवमेंट आप देखोगे युवाओं में धीरे धीरे रामपुरा हाउस के प्रति आस्थाएं कमज़ोर होती जा रही हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग काम के हिसाब से वोट मांगेंगे। राव इंद्रजीत जी पे व्यक्तिगत लांछन नहीं है, देखो करप्शन भ्रष्टाचार वगैरह के नहीं है, लेकिन वो पब्लिक में नहीं रहते। और दूसरा, गुड़गांव देश की सबसे अच्छी आय वाले लोग भी वहाँ रहते हैं, और देश के सबसे गरीब लोग भी वहाँ रहते हैं। तो वहाँ मेवात में तो उनके लिए कोई गुंजाइश है नहीं, बल्कि में जीत के आ रहे हैं वो वहाँ से। यही दो इलाके, इनमें थोड़ा वो उलटफेर हुआ तो उलटफेर वाली सीट गुड़गांव भी बन सकती है, पर आज के टाइम पे मान संभावनाएं कम है इसकी, कम है। तो मतलब मेरा भी आकलन यही है कि 50 से 1 लाख के बीच, 50,000 से 1 लाख के बीच, सारी 10 की 10 लोकसभा सीटों में एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि अदर्स के वोटों पे हम जिक्र नहीं कर रहे कहीं भी। अगर अदर्स के वोट किसी भी लोकसभा में 1 लाख तक पहुंचते हैं तो वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस के हाथों से छीन रही है, सारी की सारी। तो यहाँ पे तो आदर्श में वो जेजेपी से फाजिलपुरिया जो सिंगर है वो है, वो थोड़े बहुत वोट वो भी ले रहा है। एक मेवात से मुस्लिम कैंडिडेट इनेलो ने दे रखा है। हाँ, तो वो सोच समझ के एक्चुअली कैंडिडेट इस तरह डिजाइन किए गए हैं इस बार। कांग्रेस की यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, ये बात बीजेपी अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए दूसरी पार्टियों से भी कैंडिडेट डिजाइन करवाए गए हैं बहुत सोच समझ के कि यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से ये आना चाहिए। बहुत चुनाव केवल फील्ड में नहीं लड़े जा रहे थे, कांग्रेस तो मरी पड़ी। कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस का चुनाव तो हरियाणा में लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी लड़ रही है। कांग्रेस के भरोसे तो सीट ना एक भी, जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, पब्लिक चाहती है बीजेपी को हराना। तो इसलिए जो गुड़गांव है, गुड़गांव में अगर अदर्स के भी वोट भी आते हैं तो राव साहब बस इतने से ही मार्जिन से जीतने जितने अदर्स को आए। हाँ जी। अगली सीट रोहतक हॉट सीट है। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को 7400 वोटों से हार मिली थी और बड़ी गहमा गहमी दिखी। और एक जो पूरी सेंट्रल हरियाणा की पॉलिटिक्स के अगर हम कहें तो उसमें एक उदासीनता थी, और वो उदासीनता फैली हुई थी पूरी किसान पॉलिटिक्स के नाम से कि किसान पॉलिटिक्स हरियाणा में बैठ रही है। और जो पूरा 36 से 35 से ये सब भी चला, उसके अलावा कोसली का जिक्र हुआ, बहादुरगढ़ का जिक्र हुआ, और कलानौर का जिक्र हुआ, रोहतक शहर का जिक्र हुआ कि यहाँ से कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा कमज़ोर पड़े। अब की बार क्या लग रहा है कि ये जो 4 सीटें मैंने गिनवाई विधानसभा की, क्या उनमें वो रिकवर कर पाए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वो अभी भी इस बार भी उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, या अभी वो सेफ जोन में? आपका क्या प्लान है? इस बार दीपेंद्र हुड्डा वो मशक्क़त कर चुके हैं जो करनी चाहिए।
पिछली बार वो भले ही चुनाव कितना ही संजीदगी से लड़ते दिखाई दे रहे थे, सच ये है कि इस बार से उन्होंने पिछली बार आधी भी मेहनत नहीं की थी। और इस पिछली बार हारने का सबसे बड़ा कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी उनका था। लेकिन इस बार तो आप देख रहे हैं उनकी पत्नी भी वोट मांग रही है यहाँ पे, और केवल कोसली को छोड़ के। कोसली में भी पिछली बार 70,000 की थी, इस बार कोसली आप गए हो तो आप देखा हुआ कोसली का हाल आपने। मैंने देखा कम होएगी। हाँ, कम होएगी। और मुझे लगता है अरविंद शर्मा को ये जो टिकट है ये हारने के लिए दी गई है इस बार। बहुत सारे उनके विरोधी थे, मनीष ग्रोवर जी जो खट्टर के खास आदमी हैं, वो उनको निपटाना चाहते थे। बीजेपी के भी बहुत सारे पॉलिटिशियन उनको निपटाना चाहते हैं। उनका व्यक्तिगत छवि बहुत खराब है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी जो यहाँ पे प्रेजेंस थी वो जीरो थी। तो रोहतक सीट मुझे सबसे सेफेस्ट सीट आज के दिन कांग्रेस की लग रही है। मतलब मैं भी कोसली में था, मैं डहीना ब्लॉक में था, तो डहीना ब्लॉक मैंने पिछली बार भी कवर किया था। तो पिछली बार के मुकाबले मैं मतलब जैसे एक फॉलो अप के तौर पे मैं उन्हीं डाणियों में जरूर जाता हूँ जहाँ मैं पिछले इलेक्शन में गया था, ताकि एक फॉलो अप हो सके। तो जिन डाणियों में मैं गया वहाँ पे निमोड़ से लेकर दवाना ये सब जो गांव पड़ते हैं वहाँ पर बदलाव था। उन लोगों से मैंने बात की, मतलब इवन उस बीजेपी के कार्यकाल में जो सरपंच भी थे वो भी अब दीपेंद्र हुड्डा की। एक जो मुझे कोसली में थोड़ा ब्लॉक उनका कमजोर दिखा वो ये जो झज्जरेवाड़ी रोड है, इसमें कुलाना से कूदने के बाद पालावास गुराबड़ा ये गांव आते हैं, ये थोड़े कमजोर दिखे। लेकिन जैसे ही आप लाला रोड आई वाली सड़क चढ़ते हो और उसमें जाटू सानार उस रूट से फिर आप डईना की तरफ निकलते हो, वो सारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। कोसली से मेरा अनुमान है कि अब की बार दीपेंद्र मतलब या तो बराबर रहेंगे अरविंद शर्मा के मुकाबले, या फिर जो अगर हार भी है तो 5-10 हज़ार की। मेरे को ज्यादा चांस ये लग रहे हैं कि बराबर रहने के, मतलब। और बहादुर शहर प्लस हो चुका है, बाकी सारे हल्कों से अच्छी लीड लेके निकले। सिर्फ कोसली से और बहादुरगढ़ में बराबर सराबर का मुकाबला है, रोहतक में भी लगभग यही है। बाकी सारे हल्कों में बहुत अच्छी लीड लेके दीपेंद्र हुड्डा आ गए। मेरा आकलन है कि वो 1.5 से 2 लाख के बीच में उनकी जीत है। हाँ, उनका भी यही, उनकी जो टीम है उनका भी यही आकलन है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि लास्ट में आते आते ये भी मतलब लाख के आसपास। अच्छा, लाख 1.5 लाख के बीच में। हाँ, मतलब वो फ्लक्चुएट करेगी, 90,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर रूरल अग्रेसिव वोट हुआ अब की बार तो मेरे लेकिन इस बार उनके पास, अगर इस बार नहीं जीत सकते तो फिर कभी नहीं जीत सकते, वो वाली पोजीशन। इस बार सबसे बेस्ट कंडीशन है दीपेंद्र हुड्डा की। हाँ, सबसे ज्यादा उन्होंने मेहनत भी की है। अगली सीट सोनीपत से कई किस्म के कयास लग रहे थे, और जो बीजेपी से टिकट कटा उसकी कहानी भी गजब है। मेरे पास फोन आया, मार्च महीना था और खट्टर की विदाई हुई थी कि पत्रकार साहब हमारे पास एक वीडियो है, उसको सिर्फ आप ही जारी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या वीडियो? तो उन्होंने कहा कि एक सांसद हैं एनसीआर के, उन्होंने सोनीपत नाम नहीं लिया, तो उनकी फुटेज आप तक पहुंचानी है। तो फुटेज मेरे तक पहुंचाएगी। मैंने देखा और वो फुटेज मैंने बाद में चेक भी करवाई, ओरिजिनल निकली, सही निकली। और रमेश कौशिक की फुटेज थी, और वो काफ़ी उसके बाद एहसास हो गया था कि ये फुटेज फैलेगी, और वो फैल गई। और वो खाली मैं ही एक पत्रकार नहीं था, बल्कि हरियाणा के सभी पत्रकारों को वो फुटेज प्रोवाइड करवाई गई, ताकि जो उनके विरोधी उनका टिकट कटवा सके। उनका टिकट कटा, अपने साले को टिकट दिलवाना चाह रहे थे मोहनलाल बड़ोली, लेकिन टिकट लेके आए, एमएलए हैं। और उनके खिलाफ कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा। तो मतलब एक जो लग रहा था कि अगर जाट कैंडिडेट उतार देंगे तो सोनीपत पे बड़े आसानी से जाट नॉन जाट हो जाएगा। तो मैं देख रहा था जींद से और सोनीपत की जनता खुद नॉन जाट कैंडिडेट आना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि जगह ऐसी हैं जो पब्लिक वॉइस पे दी गई है। हाँ हाँ, कि सोनीपत से जी सतपाल ब्रह्मचारी को दे दो, ये पब्लिक डिमांड कर रही थी। रावदान सिंह को भिवानी से दे दो जी, शैलजा जी को सिरसा से दे दो, चंद्रमोहन जी को हिसार से दे दो। ये पब्लिक डिमांड पे दी गई सीटें हैं, और मुझे लगता है ये डिसीजन ठीक होने जा रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। और राय जो मोहनलाल बड़ोली जी का खुद का हल्का है, वो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। वहाँ पे उनका बहुत विरोध है और बहुत उनकी खिलाफत है, बाकी वो सब बराबर सावर रहेंगे। अगर राई हल्के से, मेरा ये मानना है, अगर राई हल्के से मोहनलाल बड़ोली की अच्छी लीड आती है, अगर वो 50,000 से जीतते हैं तो चुनाव उनके हक में है। अगर राई हल्के से वो बराबर सराबर रह गए तो 50,000 वोटों से हारेंगे, सतपाल ब्रह्मचारी जीत जाएंगे। लीड की तो मुझे राई में कोई संभावना है उनकी नजर नहीं है। तो 50,000 से मैं जींद के इलाकों में घुमा हूँ, मैं तीनों सीटों पे गया हूँ, और इवन मैंने सतपाल ब्रह्मचारी का और मोहनलाल बड़ोली का भी इंटरव्यू किया। देख रहा था मैं किसानों के ऊपर जब आपने सवाल पूछा,
तो अनकंफर्टेबल हो गए थे वो। हाँ, उन्होंने तो देश विरोधी ताकत ही कह दिया। खैर उससे अगली सीट की अगर हम बात करें, करनाल, एक टाइम पे लग रहा था कि खट्टर को एक सेफ रास्ता दे दिया गया है, वॉक ओवर दे दिया गया है, और ये भी कहा गया कि सेटिंग हुई है भूपेंद्र हुड्डा के साथ, और भूपेंद्र हुड्डा ने अरविंद शर्मा की टिकट के बदले उधर एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया। बड़ी थियरीज चली, लोग चाह रहे थे कि वहाँ से वीरेंद्र मराठा, जैसे पब्लिक वो साहब कह रहे थे, सतपाल ब्रह्मचारी की, चंद्रमोहन की और रावदान सिंह की, वीरेंद्र राठौड़ की थी वहाँ, वीरेंद्र मराठा वो जो एनसीपी के हैं जो, हाँ, उनकी भी थी, वीरेंद्र राठौड़ का भी कुछ लोग नाम ले रहे थे, लेकिन दोनों को टिकट नहीं मिली। और दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे जूनियर थे और प्रेसिडेंट भी थे पीयू में। चुनाव उस लड़के ने जब लड़ना शुरू किया तो एकदम वेव बनाते चले गए। मेरा मतलब मैं उस सीट पे 3 दिन रहा, और 3 दिन में आपकी गाड़ी के टायर भी चोरी हुए वहाँ पे करनाल में। हाँ, करनाल में मेरी गाड़ी के टायर भी चोरी हो गए। उसी दिन मैंने मनोहर लाल गरीब भी चोर रहा था, वो भी कोई है ना, बहुत गरीब। मेरे पास फिएट पुंटो है, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, 2014 का मॉडल है वो, और वो मतलब अब आप खरीदने जाए के सेकंड हैंड मार्केट में वो गाड़ी 80,000 रुपए की मिल जाती है। उसके टायर उतार लेके, हालांकि उसमें जो अलाय व्हील डले हुए थे वो महंगे थे और नए टायर थे, तो उसमें वही व्हील ही महंगे थे। हाँ, तो उसने, चोर ने देखा कि गाड़ी ले जाने का कोई फायदा नहीं है, ये 40,000 रुपए की यही है, तो ये अगर मैं कबाड़ में बेचने जाऊंगा 15-20 हज़ार रुपये मुझे मिल जाएंगे, तो वो ले गया। क्या करनाल पर मेरा आकलन ये है कि अगर दिव्यांशु बुद्धि राजा शहरी वोटों में से 30% वोट खींच के लेके आते हैं तो मनोहर लाल खट्टर इस बार लौट गई भैंस पानी में। मैं तो कई बार ना स्थितियों को देख के आकलन लगाता हूँ कि आज 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हुआ है, 5 बजे भी मनोहर लाल जी किसी के घर चाय पानी पी रहे थे, मतलब शहर में होता रही। वहाँ पे पता है लोग शर्तें किस बात पे लगा रहे हैं, करनाल में बड़े रोचक शर्तें लग रही हैं। शर्तें ये लग रही हैं कि नायब सैनी के कितने वोट आएंगे और खट्टर के करनाल से कितने आएंगे, प्रॉपर करनाल विधानसभा में। ये बहुत लोगों की ये कोशिश है वहाँ पे कि नायब सैनी को तो जिता दें हम, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को करनाल से हरा दें हम। बहुत बड़ा पंजाबी समुदाय ऐसा वहाँ पे एक गेम चल रहा है। पंजाब, मैं करनाल शहर में था, आपने पंजाबी समुदाय का नाम लिया, तो बहुत सारे पंजाबी समुदाय के लोग मुझे मिले। इवन वहाँ के जो अच्छे जिनकी मास लीडर हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हुए, कई जो वधवा साहब और कई लोग शामिल हुए। हालांकि वधवा साहब मैंने अब सुनने में आ रहा है कि वो मनोहर लाल जी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे जो मैनेज हो गए हैं वो। अच्छा, मैनेज हो गए होंगे। खैर, और मुझे जो समझ में आया कि वहाँ पर लोग जो जैसे राव इंद्रजीत का जो रवैया था पब्लिक के साथ, वैसा मनोहर लाल जी के, देखो अगर व्यवहार का कोई टेस्ट हो तो मनोहर लाल जी को तो 10 में से 0 ही नंबर मिले। तो बस वही वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तो उन्होंने की। हाँ। पब्लिक में हमेशा उनकी इसको लेके आलोचना भी करता हूँ, उनको शायद बुरा भी लगता होगा, पर वो मास लीडर तो नहीं है भाई, नहीं बन पाए। उनका ध्यान केवल 10 साल में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स पे रहा है, या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बीजेपी के नेताओं को निपटाने का काम उन्होंने किया है। 2 ही काम किए हैं उन्होंने। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि कुछ तो करनाल में पकड़ा है अंदर खाते ना, और हालांकि डाटा समीकरण सारी चीज खट्टर साहब के पक्ष में है, पर मुझे लगता है कि जन पक्ष कहीं ना कहीं क्योंकि हरियाणा है ना, हमेशा राजनीति में ऐसे माइलस्टोन खड़े करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। चौधरी देवलाल को हराना हो, हाँ, तो किसी को भी करना, तो क्या पता। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लोग किसी को जिताने के लिए वोट करते ही नहीं, हराने के लिए वोट करते हैं। तो अगर उन्होंने ये सोच लिया, हालांकि इसकी कम संभावना है, अगर ये काम रोहतक में हो रहा होता ना तो हरा देते जरूर, 100% हरा देते। थोड़ी करनाल की धरती थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो उसको देखते हुए तो लग रहा है कि देर से मतलब निकाल जाएंगे। लेकिन अगर खट्टर साहब हार जाएं तो डेस्टिनी उनकी। हाँ, मतलब आज के लिए थोड़ी सेफ आप मान रहे हैं? सेफ तो है, देखो सेफ में कोई खराबी नहीं। कुरुक्षेत्र की सीट की बात करें, नवीन जिंदल और फिर इधर सुशील गुप्ता, और बीच में 3 सीटें ऐसी हैं जी मनदीप जी, जिनकी अग्नि परीक्षा केवल इनकी नहीं है, प्रत्याशियों की नहीं है, किसान बेल्ट की भी है। मतलब आप यूं तो नारे लगाते रहो 5 साल, और जब वोट देने का टाइम आए तो बुद्धि अपनी दर दो घर पे। वो वाला काम करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में उसकी परीक्षा है एक्चुअली में। अभी जीटी रोड बेल्ट के किसानों की ये परीक्षा है।
ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1.5 लाख वोट हासिल कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला। अभय चौटाला, तो परिणाम का फिर इंतजार करने की भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि नवीन जिंदल निकाल लेंगे? अगर 1.5 लाख वोट अभय चौटाला जी हासिल कर रहे हैं तो नवीन जिंदल जीत ही रहा है। लेकिन ये जो बात मैं और आप जानते हैं, ये वहाँ की पब्लिक भी तो जानती है। अगर उन्होंने उस पे वोट दिया कि भाई हम डिसाइड करेंगे इन दोनों में से किसी को, तो फिर सुशील गुप्ता आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। 1.5-2 लाख वोट अगर अभय चौटाला जी ले रहे हैं तो फिर तो चर्चा करने की जरूरत नहीं, नवीन जिंदल जी सांसद बन रहे हैं। और अम्बाला, वरुण चौधरी और अम्बाला आप भी गए हो, मैं भी गया हूँ। अम्बाला टफ मुकाबला है। अम्बाला पे ध्यान किसी का नहीं है। बट मेरा मानना है अम्बाला को लेकर कि अम्बाला पे वरुण चौधरी सीट निकाल रहे हैं। उसका एक रीजन मुझे दिखता है कि एक तो जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल किसान बेल्ट भी वहाँ की इनके बनिस्पत थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसमें एक तो जो मुस्लिम गुज्जर हैं और सिख समुदाय प्लस जाट वोटर, डेटा उनके पक्ष में है। पक्ष में जो कास्ट समीकरण पॉलिटिक्स देखी जाए ना, तो वरुण चौधरी सीट निकाल सकते हैं। हिसार में लग रहा था कि अगर जैसे जनता आवाज दे रही थी चंद्रमोहन बिश्नोई की, तो वो तो खैर बात ही खत्म होगी। जब चंद्रमोहन है ही नहीं तो क्या बात करनी। तो लेकिन जेपी के बारे में मतलब शुरू में लोग कह रहे थे कि आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी दावा नहीं कर सकता कि वो सीट क्लियर है। पहले सब लोग क्योंकि वो एक किसान राजनीति की अपन कैपिटल कह दे तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है। हिसार में किसान आंदोलन चला तो आपने 24 मई 16 मई ये सब आपकी तो गृह जिला है तो आपने सब देखा होगा। तो 2014 की जो वेव थी उस टाइम पे भी दुष्यंत चौटाला निकाल ले गए थे। तो किसान कैपिटल में ऐसा क्या हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग आंदोलन और जेपी ने उस चुनाव को फंसा दिया? ऐसी क्या, एक तो मैं कमी से शुरुआत कर देता हूँ क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लेके आया, 4 घंटे मैंने उनकी टीम को और उनको देखा। जेपी के इर्द गिर्द कलायत के लोग बहुत ज़्यादा थे और वो जिस हिसाब से वहाँ के लोकल वर्कर्स के साथ एंगेज कर रहे थे उससे मुझे समझ में आ रहा था कि ये चुनाव खराब कर रहे हैं। आपका क्या आकलन है? जेपी पहले अपन मैच देखा करते, जडेजा को देखा आपने? हाँ। वो जडेजा ऐसे टाइम में मैच में आता था जब यूँ लगता था यार यो है ना, वो 2-4 चौके छक्के मारता था। हाँ। अपने को लगने लगा जीत रही है और वो अपने टक से आउट हो जाएगा था। हाँ। पिछले कई चुनाव जयप्रकाश जी के ऐसे ही हैं। हाँ। माहौल बनाते हैं, चुनाव को बिल्कुल पीक पे ले जाते हैं और लास्ट में उसको नतीजे तक नहीं पहुंचा पाते कभी भी। तो हमेशा ऐसे ही रहा है। पिछले आदमपुर से भी वो चुनाव जीत सकते थे। कमियां उनमें हैं, जब तक वो इन कमियों को सुधारेंगे नहीं तब तक उनका कुछ होना नहीं है राजनीति में। लेकिन इसके बावजूद हिसार की सीट फंसी हुई सीट है, कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। लेकिन आज स्ट्रॉन्ग हैंड की बात करेंगे तो मुझे स्ट्रॉन्ग हैंड नज़र आते हैं जेपी का, रंजीत जी का। उसका कारण है थोड़ी सी नाराजगी जो बिश्नोई वोट में थी। आज वो मोदी ने एक बड़ा मैसेज दिया है, कुलदीप बिश्नोई का हाथ पांव पकड़ के, मतलब हाथ पकड़े हैं, एक अलग से वीडियो बनाया है उसके लिए ना। तो वो कैप्टन अभिमन्यु की मजबूरी से ही, कैप्टन अभिमन्यु बहुत सरगर्मी से लगे हुए हैं चौधरी साहब को जिताने के लिए। दादा गौतम एक 10-15 हज़ार वोटों का अलग से एक चंक बनता है जो बीजेपी का समर्थन अभी कर रहे हैं डायरेक्टली। तो स्ट्रॉन्ग हैंड तो चौधरी साहब का है इसमें चुनाव में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हिसार का चुनाव सबसे रोमांचक चुनाव में से है हरियाणा की। रोहतक से भी ज़्यादा रोमांचक चुनाव है हिसार में। सबसे ज़्यादा शर्तें भी वही लगी हुई। हाँ। और एक परिवार के 3 लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं जो आदर्श का जो आप कह रहे थे, अगर आदर्श में 1 लाख वोट पा गए आदर्श, जिसमें नैना और सुनैना 1 लाख, वहाँ भी बड़ा फैक्टर है, तो फिर रणजीत चौटाला। लेकिन जिस हिसाब का चुनाव वो बनता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 1 लाख वोट आदर्श पा नहीं रहा वहाँ पे। जैसे मेरे को तो 30,000 लग रहे हैं। 30,000 मेरे गांव में जैसे 4800 करीबन वोट पोल होंगे वहाँ पे। तो जेजेपी के तो मेरे ख्याल से 7 या 8 वोट निकलेंगे उनमें से। तो अगर इस रेसो को भी लगाएं आप तो बहुत कम मुझे लगता है वोट मिल रहा है। उनसे ज़्यादा वोट तो इन्हें लोग को मिलेंगे वहाँ पे। चलो ये भी एक टेस्ट है कि आपकी बार जेजेपी को ज़्यादा वोट मिलते हैं इन्हें लोग इस पे भी लोग बातें कर रहे हैं। इस पे भी हमें भी करनी चाहिए, पत्रकारों को भी। सिरसा सीट सबसे सेफ मानी जा रही थी। उसका रीजन एक ही कि सिख और जाट एक बड़ी पॉपुलेशन, पूरी मतलब अपन कहें कि पूरी तरह से रूरल सीट सिरसा का तो आप है ना, अगर सबसे रूरल सीट किसी का दावा करना हो, सबसे रूरल सीट, सबसे ग्रामीण सीट सिरसा।
सिरसा पे दावे करने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे किसी से भी चले जाओगे, हाँ, जो सिरसा का जिसने कभी मुंह करके भी नहीं सोया है वो भी आपको बता देगा वहाँ शैलजा जीत रही है। किसान बेल्ट अगर वास्तव में अब कोई काम कर रही है कहीं पे, हाँ, जो फैक्टर मूव, एक ऐसा मूव बनाया है वहाँ पे जिसको चाह के भी मतलब वो तोड़ ही नहीं पाया कोई। बहुत कोशिशें बीजेपी ने की, आखिरी में बीजेपी ने तो उस सीट को ही छोड़ दिया कि यहाँ तो पता लग गया, यहाँ अपने एफर्ट लगाने की बजाय कहीं और लगा। शैलजा जी बहुत भारी हैं, अगर शैलजा जी हार रही हैं तो हरियाणा में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ रही। तो ये मोटा मोटा मेरे हिसाब से भिवानी महेंद्रगढ़ शायद रह गया। हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़, और रावदान सिंह भी जनता की डिमांड पर आए, और किरण चौधरी की आपने नोक झोंक राहुल गांधी के क्रॉस, जो उंगलियां दो तनी, मैं बस ये उंगलियां जैसे राहुल गांधी मैं हूँ और ऐसे वैसे हूँ नहीं, पर मान लेते हैं, और दो उंगलियां थी वो एक रावदान सिंह की और एक किरण चौधरी की, तो वो दोस्ती में बदल पाई कभी नहीं हो सकती। दो उत्तर और दक्षिण कभी नहीं मिलते, तो दो नदी के किनारे। तो फिर तोसाम से या फिर तोसाम से मैडम शायद खुश हों, मैडम नाराज हों, हाँ, वो तोसाम में रावदान सिंह को जो वोट मिल रहे हैं उस पे उनका कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। हाँ, मैडम को बेचारी को ये सारे ड्रामेबाजी ही इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी कोई इस चुनाव में कोई भूमिका ही नहीं है। वो बिल्कुल एक किस्म से नकार दी गई है इस पॉलिटिक्स। उनको फोन, वो खुद भी कह रही है कि मुझे फोन ही नहीं आ रहा। वो पार्टी के लोगों से बात की तो मैंने उन्होंने कहा कि हम भी नहीं बुला रहे उनको। उस दिन तक मैं श्योर नहीं था कि रावदान सिंह इस चुनाव में बहुत अच्छे एज पे हैं, मैं नहीं था, लेकिन मैडम ने जब ये बात कही उस दिन मुझे पता लग गया कि रावदान सिंह तो हमसे भी अच्छे खासे वोट हासिल कर रहा है और जीत रहे हैं। हाँ, रावदान सिंह चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसका फैसला वहाँ के जाट मतदाताओं को नहीं करना है, वो इसका फैसला अहीरों को करना है। महेंद्रगढ़, हाँ, सिर्फ अटेली, नारनौल, सिर्फ यादव कम्युनिटी को यह तय करना है कि वो अपना दूसरा यादव एमपी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बस सीधा सिंपल फार्मूला है। अगर उन्होंने 25-30% भी अगर वो इधर शिफ्ट हो गए तो रावदान सिंह टिकट निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जाटों को रातों रात कोई सेंटिमेंट जाग जाए कि हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी को क्यों हराया तो अलग बात है, नहीं तो अभी तक तो दिखा नहीं मुझे। हाँ, धर्मवीर सिंह के लिए वहाँ के जो किसान हैं, जाट किसान खासकर, वो कोई इमोशनल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसान उनको थोड़ा सा ये भी है कि चलो एक बार बीजेपी को हरा लेते हैं, हाँ, इनको विधानसभा में ले चलेंगे, हाँ, फिर देख लेंगे। और वो कांग्रेस में उनका तो कोई वो नहीं है, वो तो कांग्रेस में भी आ जाएंगे अगर हवा बनी कांग्रेस की। तो धर्मवीर सिंह जी तो बहुत ही पहली बार हुड्डा भिवानी में चुनाव भी हुड्डा साहब के दो दोस्त लड़ रहे हैं, उधर रावदान सिंह है, उधर धर्मवीर रावदान सिंह, दोनों भी दोस्त हैं, पुराने साथी हैं, तो वो तो फ्रेंडली मैच चल रहा है, लेकिन बहुत कांटे का मुकाबला है। अच्छा, एक अगर मोटा मोटा बात करें तो कितनी सीटें आप मान रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस? देखो, मैं शुरू से ही कह रहा था और मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, जब चुनाव में 24 घंटे बच गए हैं, कि 2 सीट मुझे बीजेपी की आती हुई लग रही है, एक करनाल और एक गुड़गांव। इसी तरीके से मुझे 2 सीट कांग्रेस की भी आती हुई लग रही हैं, एक रोहतक और एक सिरसा। इसके अलावा सारी सीटों पे मुकाबले हैं, और इन मुकाबलों में जहां अदर्स के वोट 1 लाख के आसपास पहुंचते हैं वो सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। जहां कम रहता है वो सारी सीटों पे कांग्रेस फाइट में आती जाएगी, जितना मार्जिन कम होता जाएगा कांग्रेस जीतती जाएगी। तो इनमें से 1 आ जाए कांग्रेस की, इनमें से 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मुकाबले हैं बहुत कड़े सीटों पे। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र। और मेरे हिसाब से एक मोटा मोटा जो एनालिसिस बनता होता है, पत्रकार अपनी जितनी कैपेसिटी वो हमने जोर मार लिया है। बाकी डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सबसे जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो पब्लिक होती है। कई बार बहुत बड़े धुरंधर लोग भी उसके मन की था नहीं ले सकते, और वो था पता लगती है जब काउंटिंग आ चुकी होती है, तब रिजल्ट जब हाँ जी शुरू होते हैं। तो अब इसके बाद तो हरियाणा का एक हिसाब से मोटे मोटे 4 जून तक एनालिसिस ही चलेंगे। हमारे जैसे लोग आप लोगों के सामने नए नए एनालिसिस, नए नए किस्म के गणित आपको बताते रहेंगे, लेकिन असली जो इंतज़ार है वो आप लोगों को भी और हम लोगों को भी 4 जून का ही करना पड़ेगा। 4 जून को देखना होगा कि क्या बनता है। धर्मेंद्र जी ने एक अपना एनालिसिस बताया, मेरा एनालिसिस ये है
कि 6 सीटों पे आज के समय पे कांग्रेस एज पे है और 4 सीटों पे बीजेपी आज के समय पे एज पे है। बाकी 4 जून को मिलते हैं। मैं 6-4 कर रहा हूँ, इन्होंने 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी को बताकर 6 सीटों पे कांटे का मुकाबला बताया है और उनका रिजल्ट इनका मानना है कि वो फिर रिजल्ट के टाइम पे ही खुलेंगे। बिल्कुल।